नमस्कार, आदाब। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इनकम टैक्स के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू कर दिया था, रेजिडेंस एंड द टैक्स लायबिलिटी के पार्ट सेकंड में। आप सभी को पता है लास्ट टाइम मैंने आपको डिटेल में समझाया था इस चैप्टर के बारे में कि रेजिडेंसी का क्या मतलब होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस में जो नॉट रेजिडेंस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कैटेगरी कैसे क्लासिफाई की जाती है, इंडिविजुअल के कुछ केसेस हम लोगों ने डिटेल में समझे थे। आप आई होप कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट चेक कर लीजिए ताकि आप लोगों के पार्ट सेकंड समझ में आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज क्या कुछ हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आप सभी को पता है मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम कि रेजिडेंसी ऑफ द एसएससी का क्या मतलब होता है, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था अपने पहले पार्ट में। उसके अलावा हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिडेंसी एंड द सिटीजनशिप, और हमने बात की थी कि सिटीजनशिप का आपके इनकम टैक्स से कुछ लेना देना नहीं है। प्लस में सिटीजनशिप को हर साल चेंज नहीं किया जा सकता, रेजिडेंसी को हर साल आप लोग चेंज कर सकते हो। प्लस में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ द रेजिडेंस, जहां पे आपके ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉट रेजिडेंस वाला केस बना था। इसके आगे आप लोगों ने देखी थी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। मैंने बताया थे दोनों कंडीशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल आज भी हम लोग करने वाले हैं, तो मेक श्योर करके इनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है आपको। आज हम बात करेंगे डिफरेंट केसेस के बारे में, क्लियर। और आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल का, हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, फर्म्स की, एसोसिएशन ऑफ पीपल की एंड द कंपनी की। ये चार चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा रेजिडेंट रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किस कैटेगरी में लाई करेगा, किसके लिए एडिशनल कंडीशन अप्लाई होगी, किसके लिए बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। देखिए लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था आपका इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के केस में हमने देखा था कि हम लोगों ने ऑर्डिनरी की कंडीशन को स्टडी किया था, डिटेल में समझा था। अब ऑर्डिनरी जो केस था उस केस में आप लोगों ने देखा, ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में हमने क्या बताया था कि आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी, आपकी जो नॉर्मल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन उसके अंदर, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसकी, एडिशनल कंडीशन के अंदर। ठीक है, अभी कब आप उसको नॉन रेजिडेंसी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस बोलोगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा डेफिनेशन को, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल satisfy करता है any one of the basic condition but does not satisfy the two additional condition is said to be not ordinary residence। मतलब क्या है, इसने कहा कि आपके पास दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन कौन सी होती है, आपकी बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने देखा था बेसिक कंडीशन क्या, आपको दो कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आपकी एक थी आपकी एडिशनल कंडीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए एडिशनल कंडीशन के अंदर भी आपकी क्या थी, दो कंडीशन थी, 1 और 2। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, चाहे इसको सेटिस्फाई करे चाहे इसको, लेकिन इस इधर से एडिशनल कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो चला जाएगा नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन में। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लोग इजीली देख पाएंगे, मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। क्लियर है, पहली कंडीशन कौन सी थी, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या था, या तो वो बेसिक की दोनों कंडीशन को यस करे, ठीक है, और दोनों कंडीशन किसकी यस करे, एडिशनल की, तो किस केस में चला जाएगा, ऑर्डिनरी में चला जाएगा। इसके अलावा अगर वो बेसिक की एक कंडीशन को यस करता है, एक को नो करता है, और एडिशनल की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो किस में चला जाता है, वो ऑर्डिनरी में चला जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग देखोगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में या तो वो आपकी बेसिक कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करे या बेसिक में से एक को सेटिस्फाई करे। क्लियर, तो यहां पे और इसके केस में या तो दोनों कंडीशन एडिशनल की नो हो या एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो दोनों केस में आपका क्या बनेगा, आपका एक केस बनेगा नॉट रेजिडेंस, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाला। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक दूसरी कैटेगरी थी नॉट रेजिडेंस, तो आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो किस कैटेगरी में चला जाता है, नॉट रेजिडेंस वाली कैटेगरी में चला जाता है। ये इंडिविजुअल के केस की बात कर रहे थे हम लोगों ने, इंडिविजुअल को अच्छे से समझा था। और क्या थी वो एडिशनल कंडीशन और जो बेसिक किसको कहते हो, बेसिक कंडीशन, तो आप सभी को पता है ये वाली आपकी कंडीशन नंबर 1 थी, ये वाली आपकी कंडीशन नंबर 2, और यहाँ पे एडिशनल में कंडीशन नंबर 1 थी और कंडीशन नंबर 2। एक बार रिवाइज करा देता हूं,
अगर आपके प्रीवियस ईयर में अगर आप हिंदुस्तान में 182 दिन रहते हो, इंडिविजुअल का केस है, तो भी आप बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, या फिर अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में 60 साल और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले जो साल है उन 4 सालों में टोटल 365 दिन रहते हो, तो ये क्या कहलाता है आपका, आप कहलाओगे बेसिकली बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इंडिविजुअल केस में, और आप लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में आ जाओगे। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें क्या था कि आपका ये वाला आपका कौन सा होता है, ये आपका जैसे आप लोग कहते हो असेसमेंट ईयर है। ठीक है, असेसमेंट ईयर से क्या होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले के कितने 10 साल होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे आप लोग चलते रहोगे, कहां तक चलोगे 10 तक। तो इन 10 साल में से 2 साल की नहीं 2 साल 2 ईयर आप लोग अगर हिंदुस्तान में हो तो आप पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो एडिशनल को। प्लस में अगर इन 7 साल के दरमियान इससे पहले अगर 7 ईयर के दरमियान अगर हिंदुस्तान में आप लोग 730 प्लस डेज रहते हो तो आप लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। क्लियर, तो ये दोनों कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, बेसिक प्लस में एडिशनल कंडीशन, किस केस में, इंडिविजुअल के केस में। अभी बच गई कौन, आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बच गई, फर्म बच गई, कंपनी बच गई और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बच गई। इनको किस केस में आप लोग जाके बेसिकली बोलोगे कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम बात कर रहे हैं तीनों केस की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, फर्म्स की और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ हम रेजिडेंट के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ओआर वाली को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर रेजिडेंट इन इंडिया इन ए प्रीवियस ईयर इफ, अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, ध्यान से समझ लीजिए, कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड होली एंड पार्शियली इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर, मतलब रेलिवेंट ईयर के दरमियान अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स अगर हिंदुस्तान में है से पूरा 100% हो या उसका फ्रैक्शन हो यानी कि पार्शियली हो, तो किसको सेटिस्फाई करता है, वो सेटिस्फाई करता है ओआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाली कैटेगरी को। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकंड कंडीशन देखिए क्या कहता है, एक रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विल बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स ओनली व्हेन द, कब होगा ये, करता सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ ए ऑर्डिनरी रेजिडेंस एज ए इंडिविजुअल। मतलब जो आपकी एडिशनल कंडीशन थी, कौन सी एडिशनल कंडीशन, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जहां पे पीपीवाई आपका 2 आउट ऑफ द 10 ईयर होना चाहिए और पीपीवाई 730 प्लस डेज इन द 7 ईयर, ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई करेगा, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेन हेड मेंबर है जिसको क्या कहते हो कर्ता, तो क्या कहलाएगा, वो रेजिडेंस कहलाएगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करूं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस की यानी कि एनओआर की, तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में ध्यान से देखिए, कोई भी फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी एनओआर, क्या नहीं हो सकती आपकी, एनओआर नहीं हो सकती है। मतलब कौन कौन नहीं हो सकती, ना तो फर्म हो सकती है और ना ही आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, लेकिन आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या कहता है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो इन दोनों केस में आप क्या कहलाओगे कि वो एनओआर है, कौन, आपका कर्ता। ठीक है, किस केस में है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इफ इट्स कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए he has resident of India in the 2 out of the 10 year। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 out of the 10 year। ठीक है, preceding year previous year he fulfill at least one of the basic condition and become the residence at year। ठीक है, मतलब ये क्या करे, अगर ये बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये रेजिडेंस कहलाएगा। He has been in India during the 7 year preceding that previous year, previous year से 7 साल पहले तक वो हिंदुस्तान में रहना चाहिए और कितने दिन रहना चाहिए, 730 दिन। 7 साल में अगर वो 730 दिन रहता है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो भी एनओआर की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर, आई होप कितना समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोग डिटेल में समझ लीजिएगा। इंडिविजुअल के केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉट रेजिडेंस, तीनों केस हो सकते हैं। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में भी हो सकते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस ना तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हो सकता है, ना ही फर्म में और ना ही कंपनी में। ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझा चुका हूं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपनी की, लास्ट रह गया आपका कंपनी। कंपनी के केस में क्या होगा, देखिए अगर आपकी कंपनी इंडियन है, इंडियन का मतलब क्या है, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, अगर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है तो कंपनी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी। या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उस साल इंडिया में था
तो क्या कहलाएगी, वो जज भी आपकी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी। क्लियर है? आगे देखिए, ये कभी भी एनओआर यानी कि कंपनी भी नॉन रेजिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं हो सकती, इस बात को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये पूरा देख लीजिए, नॉट रेजिडेंसी वाली का केस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी के केस में क्या रहेगा, और बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जो भी आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये तमाम डिटेल हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरे तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।